हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम प्रोज का बेकन को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं जोसेफ एडिशन का। पहले हम उनकी बायोग्राफी देखेंगे, फिर सर रोजर एट होम देखेंगे और विल वेम्बल, यानी इनके जो दो वर्क प्रेस्क्राइब्ड हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपको दो पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में आपका बायोग्राफी और फर्स्ट वर्क मिलेगा, सेकंड पार्ट में जो दूसरा वर्क है विल वेम्बल वो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत जल्दी कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, उसके पीछे जस्ट रीज़न ये है कि एक हफ्ते से आपकी कोई भी क्लास नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बिज़ी थी। मेरे घर में थोड़ा एक बेबी बॉर्न हुई है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया था, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी। अदरवाइज़ आज की डेट तक आपकी पूरी क्लासेस, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता और हम रिविज़न कर रहे होते। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इसकी जोसेफ एडिसन की जो बायोग्राफी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चीज़ें आपको पॉइंट वाइज दी है ताकि आपको पढ़ना और ज़्यादा इजी हो जाए, बजाय इसके कि पैराग्राफ्स देने के, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है। ठीक है, तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देख लेते हैं तो जोसेफ एडिसन वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट्स, ड्रामेटिस्ट एंड स्टेट्समैन। वो क्या क्या थे? ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, स्टेट्समैन थे एंड इंग्लिश एसेइस्ट भी थे। और ये अपने एसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आज भी हमको इनके ऐसे में से ही जो कुछ ऐसे हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, co-founder and major contribution to the Tatler and the Spectator with रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील के साथ इनका जो वर्क है वो आया हुआ है, यानी कि जैसे कि आप देखते हो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इनका प्रकाशन होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से इनके भी ये वर्क थे जो कि प्रकाशित होते थे। हफ्ते में 3 बार ये प्रकाशित होते थे। तो उसी तरीके से ये भी वर्क इनके हैं जो इन लोगों ने मिलकर लिखे हुए हैं, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने मिलकर। स्पेक्टेटर, द स्पेक्टेटर एंड द टैटलर, तो स्पेक्टेटर का ही जो पार्ट है आपको पढ़ना है, आगे आप देखोगे। known for elegant prose, moral essays and shaping 18th century English periodical writing। ठीक है, तो ये 18th century periodical writing के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने क्या किया है, एक शेप, एक आकार दिया है periodical writings को। moral essays के लिए एंड elegant prose के लिए इनको जाना जाता है। held important post अंडर द विंग गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि विंग गवर्नमेंट के अधीन महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने क्या किया है, काम किया है। ठीक, महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने क्या किया है, काम किया है। अब आइए इनके अर्ली लाइफ के बारे में देख लेते हैं। वो जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मैंने इनके बारे में दे दी है। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में चलते हुए इनके स्कूल के बारे में, कहाँ इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, क्या चीज़ की, वो भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपके टाइम की कीमत इस समय बहुत 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 ज़्यादा है, तो पूरा उसका ध्यान रखूंगी मैं। वैसे भी मैं फालतू की चीज़ें नहीं बात करती हूँ। तो इनका जो जन्म है वो मई 1672 को हुआ था, यानी 1 मई 1672 को माइलस्टोन विल्ट्शायर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? माइलस्टोन विल्ट्शायर में इनका जन्म हुआ था। ये एल्डर सन थे, एल्डर सन ऑफ लैंसेलॉट एडिशन। लैंसेलॉट एडिशन के ये एल्डर सन थे। लेटर इसके बाद ये देख लीजिए। ठीक है, तो यानी आपको इनके फादर का नाम पता चल गया। और अगर इनकी स्कूलिंग की बात करें तो जो इनकी स्कूलिंग है वो एम्सबरी, सेल्सबरी एंड लिचफील्ड ग्रामर स्कूल में हुई है। ठीक है, तो ये इनकी स्कूलिंग रही है। अगर बात करें तो एट एज 14, 14 साल की उम्र में एडमिटेड टू चार्टर हाउस स्कूल लंदन। कहाँ चले गए ये 14 साल की एज में, 14 साल की उम्र में चार्टर हाउस लंदन में इनका एडमिशन हो गया था। ठीक है, फॉर्म्ड लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स विद रिचर्ड स्टील एट चार्टर हाउस। जब चार्टर हाउस में ये 14 साल की उम्र में गए थे, यहाँ पर इनका दाखिला, इनका एडमिशन करवाया गया था, तो उस समय इनकी जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप थी, आजीवन जो मित्रता थी, वो हो गई थी किसके साथ? रिचर्ड स्टील के साथ हुई थी। और आप देखोगे कि आगे ये रिचर्ड स्टील के साथ जो पीरियोडिकल एसेज हैं वो भी इन्होंने क्या किए थे, लिखे थे। नेक्स्ट अगर बात करें, इंटर्ड क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1687 में क्या हुआ, इन्होंने एडमिशन लिया 1687 में क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। नेक्स्ट अगर बात करें, एक्सेल्ड इन लैटिन वर्स। ठीक, एक्सेल्ड इन लैटिन वर्स, लैटिन वर्स में क्या थी, एक्सीलेंस हासिल थी इन्हें। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट थे। इलेक्टेड डेमी स्कॉलर ऑफ
मैडगलेन कॉलेज इन 1689 में मैडगलेन कॉलेज में इनको स्कॉलर जो है वो क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। और इन्होंने फिर एमए जो है अपना कंप्लीट किया 1693 में इन्हें एमए की जो डिग्री है वो मिली। उसके बाद फेलो ऑफ मैडगलेन जो है 1697 टू 1711 टाइम पीरियड पे रहा है। उसके बाद अगर बात करें वर्क की, तो वर्कड 10 ईयर्स एज अ ट्यूटर, एक ट्यूटर के रूप में इन्होंने 10 साल तक क्या किया है, कार्य किया है एज अ ट्यूटर, प्रिपेयरिंग फॉर अ लिटरेरी कैरियर। और वहां से ही इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की क्या है, प्रिपरेशन की है, यानी वहीं से इनकी जो स्टार्टिंग है वो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गेन टू नोटिस विथ अ पोएम टू हिज मैजेस्टी डेडिकेटेड टू लॉर्ड सोमरंस, यानी यहाँ पर लॉर्ड सोमरंस को समर्पित करते हुए इन्होंने अ पोएम टू हिज मैजेस्टी से प्रसिद्धि इनको मिली थी। ठीक है, जो कि इन्होंने किसके लिए लिखी थी, लॉर्ड सोमरंस के लिए लिखी थी। लॉर्ड सोमरंस को डेडिकेट किया था इन्होंने, किसको, किस वर्क को, इस वर्क को, अ पोम टू हिज मैजेस्टी 1695 में। और इसके कारण इन्हें जो है ग्रेट नोटिस यानी गेन मिला, यानी काफी ज्यादा इन्हें नोटिस किया गया, इनकी प्रसिद्धि हुई इस वर्क के कारण। तो आप ध्यान रखेंगे, अ पोम टू हिज मैजेस्टी, ठीक है, 1695। कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रीफेस टू वर्जिल्स जॉर्जिस इन ड्राइडन 1697 ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ड्राइडन के 1697 के जो ट्रांसलेशन था, उस ट्रांसलेशन में वर्जिल के जॉर्जियक्स की प्रस्तावना में इनका योगदान था। इन्होंने वर्जिल्स के जो जॉर्जियक्स हैं, ठीक है, यानी ड्राइडन का जो वर्क था, ड्राइडन के जो 1697 का क्या था आपका ट्रांसलेशन था, उस ट्रांसलेशन में वर्जिल के जॉर्जिक्स की, जो वर्जिल का जॉर्जिक्स है उसके प्रीफेस, उसकी प्रस्तावना में इन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। तो इतनी नॉलेज इनको आपकी इनकी अर्ली लाइफ से जो है वो देखने के लिए मिलती है। अब इनके हमको कुछ जो है वो जान लेने हैं यूरोपियन टूर के बारे में। तो जो इनका टाइम पीरियड रहा है 1699 से लेकर 1704 तक का टाइम पीरियड रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, इसको पूरा बताने से पहले कि मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इनका वर्क है, सर रोजर एट होम या फिर जो विल वेम्बल है, दोनों हम पढ़ने वाले हैं। दोनों को हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल टेक्स्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड समझने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समरी बताकर चली जाऊंगी। ठीक है, डिटेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल से आ जाते हैं, आपको वहां के कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक, उन्होंने किसका किसका जिक्र किया है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए जो है मैं जितने टाइम में समरी दूंगी उतने ही टाइम में, थोड़ा बहुत टाइम 5-10 मिनट लगेगा, उतने टाइम में मैंने आपको पूरा टेक्स्ट कंप्लीट करा देना है। ठीक है, तो आइए देखिए। Sponsored tour help him meet diplomats and European men of letters, यानी प्रायोजित दौर से उन्होंने राजनयिकों और यूरोपीय साहित्यकारों से मिलने में क्या की है, मिलने में मदद मिली है। ठीक है, यानी इन लोगों से ये क्या किए हैं, मिले हैं, ये टूर के हैं, ये सारे डिप्लोमेट्स और जो यूरोपियन मेंस ऑफ लेटर्स थे, इससे इन्होंने मिले हैं ये इस दौर, मतलब इस दौरे के दौरान, यानी यूरोपीय टूर जब इनका चल रहा था उस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने क्या की है, इन सारे लोगों से मुलाकात की है, मिले हैं। ठीक है, और इससे इन्हें काफ़ी हेल्प भी मिली है। स्पेंड 1701 इन इटली, यानी 1701 में ये कहाँ पर थे, इटली में इन्होंने अपना समय बिताया है। इटली में थे ये 1701 में, और इन्होंने लिखा है रिमार्क्स ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ इटली। क्या लिखा है, रिमार्क्स ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ इटली 1705 में, और उसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया है वो 1718 में आया है। अ लेटर फ्रॉम इटली भी इन्होंने लिखा है, ये एक पोम है, 1704 में है, राइट। फ्रॉम स्विट्जरलैंड 1702, यानी 1701 में ये इटली में थे। उसके बाद 1702 में आप देखिए ये स्विट्जरलैंड में थे। लर्नड ऑफ डेथ ऑफ विलियम थर्ड, लॉस ऑफ पैट्रोनेज, सॉमर्स एंड हैलिफैक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, स्विट्जरलैंड से विलियम तृतीय की मृत्यु की सूचना जब इन्हें मिली, तो उसके बाद जो इनको संरक्षण मिला हुआ था इनका, ठीक है, तो उस संरक्षण का इनका लॉस हो गया, उस संरक्षण की इनकी हानि हो गई। ठीक, जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है विलियम थर्ड की। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रैवलिंग थ्रू ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड नीदरलैंड, यानी आगे फिर इन्होंने अपनी जो यात्रा है वो क्या की, जारी रखी। ये ऑस्ट्रिया गए, जर्मनी गए एंड नीदरलैंड की भी इन्होंने यात्रा की। फाइनली 1704 में 1704 में रिटर्न टू इंग्लैंड, ये कहाँ पर, इंग्लैंड वापस आ गए। तो ये था ऑल अबाउट इनके यूरोपियन टूर के बारे में। उस समय इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे, कैसे इनको पैट्रोनेज की हानि हुई थी, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है,
नेक्स्ट आइए बात करें राइज इन गवर्नमेंट सर्विस, किस तरह से गवर्नमेंट सर्विस में इन्होंने अपना जो योगदान है वो दिया है, कैसे कैसे इन्हें कौन कौन से जो पद हैं वो मिले हुए थे, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि सरकारी सेवा में इन्हें वृद्धि कैसे मिलती है, वो सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो रिकनेक्टेड विथ किट कैट क्लब मेंबर, ठीक है, किट कैट क्लब मेंबर जो है ये देखिए, उसके बाद सोम्स, हैलिफैक्स, स्टील, कॉन्ग्रेव, वॉन ग्रूव, ठीक। तो यानी किट कैट क्लब के सदस्यों से पुनः इन्होंने क्या किया, संपर्क किया। ये इन्होंने किट कैट क्लब बनाया था, तो ये जो किट कैट क्लब के जो मेंबर्स थे इन्होंने फिर से क्या किया, इनके साथ रीयूनाइट हुए, रिकनेक्ट हुए, और उनके मेंबर्स का नाम यहाँ पर देखिए, सोमर्स है, हैलिफैक्स है, स्टील है, कॉन्ग्रीव है और वैंग्रव है, ठीक है, वैनब्रुड है। तो ये लोग जो है वैनब्रुड, ये लोग क्या है, उस किट कैट क्लब के मेंबर थे और किट कैट क्लब को बनाया था। उसके बाद बात करें अगर आफ्टर बैटल ऑफ वैलेमहिन यानी 1704 में जो बैटल हुई थी वैलेनहेम की लड़ाई, उस वैलेनहेम की लड़ाई के बाद कविता लिखने के लिए कमीशन किया गया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप द कैंप्लेन इन्होंने क्या किया, लिखा, रिजल्टेड इन द कैंप्लेन 1705 में इन्होंने क्या किया था, द कैंप्लेन लिखा था। ये कविता लिखने के लिए इन्हें क्या किया गया था, कमीशन किया गया था, ठीक। इस लड़ाई के बाद तो इन्होंने ये वर्क लिखा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ अपील इन एक्साइज, ठीक। उसके बाद इनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था आबकारी विभाग, इसे बोलते हैं एक्साइज। तो आबकारी विभाग में अपील आयुक्त नियुक्त किया गया था। यह पद पहले जॉन लॉक के पास था। किसके पास था, जॉन लॉक के पास था। जॉन लॉक के पास ये जो जो ये पद है कमिश्नर ऑफ अपील्स का इन एक्साइज में, ये जो है इनके पास चला आया था। द कैंपेन बिकेम वाइडली पॉपुलर फॉर इट्स फ्रेश स्टाइल एंड पैट्रियोटिक टोन। और ये जो अभियान था ये अपनी नई शैली के लिए, न्यू स्टाइल के लिए, देशभक्तिपूर्ण लहजे के कारण व्यापक रूप से क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। वाइल विक्ट्री ब्रॉट हिम पोजीशन ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाई पेड एंड इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। यानी कि ये जो विंग विजय हुई थी, ठीक, ये जो विंग की विक्ट्री हुई थी, ट्रॉय एंड विंग थे ना, तो ये जो विंग की विक्ट्री हुई थी 1705 में, तो विंग की विजय के बाद, विंग की जीत के बाद उन्हें राज्य के अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो नियुक्त किया गया था, ठीक। ये पोजीशन इनको मिली थी जो कि हाई पे थी, हाई पे यानी उच्च वेतन इसके लिए इन्हें दिया जाता था और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल ये पोस्ट थी जो कि इन्हें मिली हुई थी। यानी कि ये देखिए किस तरह से गवर्नमेंट में, मतलब इनकी जो सेवा है, सरकारी जो सेवा है वो भी किस तरह से इनको मिली हुई थी, किस तरह से उसमें इनकी वृद्धि हो रही थी। हेल्प्ड स्टील इन राइटिंग द टैटलर हस्बैंड 1705 and secured him editorship of the London Gazette। यानी कि द स्टील को द टैटलर हस्बैंड लिखने में मदद की और उन्हें इसका संपादन दिलाया, क्या, लंदन गैजलेट का, ठीक है। तो ये जब इनको ये पद मिला उसके बाद इन्हें ये राइटिंग लिखने में, ये लिखने में क्या हुई, बहुत ज़्यादा मदद मिली और जिसकी वजह से इनको क्या है, ये संपादन का भी जो मौका है वो मिला था। इसका संपादन किया था इन्होंने, किसका, द लंदन गैजलेट का। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1708 यानी 1708 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, इलेक्ट किए गए थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1708 में इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो बिकम सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड ल्यूटेनेंट ऑफ आयरलैंड, अर्ल ऑफ बर्थटन, इफेक्टिवली ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयरलैंड के लॉर्ड लेफ्टिनेंट के सचिव बने ये, ठीक है। आयरलैंड के क्या बने, लॉर्ड लेफ्टिनेंट के सेक्रेटरी भी ये बने थे, सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के लॉर्ड लेफ्टिनेंट के क्या बने थे, सेक्रेटरी भी बने थे। अर्ल ऑफ वाइटर्न, अर्ल ऑफ वाइटर्न, ठीक है, उसके सचिव बने थे। प्रभाव रूप से आयरिश मामलों के राज्य सचिव, स्टेट, ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे फॉर आयरिश अफेयर्स के लिए। एंड इनकम फ्रॉम दिस पोस्ट, इस पोस्ट से इन्हें जो इनकम मिलती थी वो 2000 रुपए डॉलर प्रति वर्ष मिलती थी, पर ईयर मिलती थी। एंड सर्व्ड अंटिल 1710 यानी 1710 तक इन्होंने क्या की है, अपनी जो सेवा है वो इस पद पर इन्होंने दिया है। अब आइए इनकी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो एसीएस का इनका निकला करता था
ठीक है, पीरियोडिकल एसेज उसके बारे में बात कर लेते हैं, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर के बारे में। इसी का पार्ट जो है, इसी में से जो दिया है गिवन आपके सिलेबस में 2 ऐसे, वो हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम द टैटलर को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। तो लॉन्च्ड बाई स्टील, स्टील के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 1709 को, अंडर नेम, ठीक, इस नेम से क्या नाम था, इजाक विक्स्टाफ। इजाक विक्स्टाफ नाम से क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, स्टील के द्वारा। कब, 12 अप्रैल 1709 को। एम्ड एट कॉन्टेम्प्रेरी ऑन पॉलिटिक्स, मैनर्स, टेस्ट एंड सोसाइटी, यानी कि राजनीति, शिष्टाचार, रुचि और समाज पर टिप्पणी करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया था, इसका जो ओपनिंग की थी वो की थी, यानी ये लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था, इसको लॉन्च किया था किस किस के उद्देश्य से, ताकि ये पॉलिटिक्स पे, मैनर पे, टेस्ट पे और सोसाइटी पर, इन सब पर क्या कर सकें, टिप्पणी कर सकें, बोल सकें, कमेंट्स दे सकें। इसी वजह से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एडिशन बिगेन कंट्रीब्यूटिंग अर्ली, फर्स्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड लेटर फ्रॉम आयरलैंड, यानी इन्होंने ये जो आपके जोसेफ एडिशन है, इनके बारे में अगर बात करें तो जोसेफ एडिसन ने बहुत पहले ही योगदान देना शुरू कर दिया था। पहले इन्होंने इंग्लैंड से ये योगदान अपना दिया, बाद में कहाँ से दिया था, बाद में आयरलैंड से दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले स्टील ने शुरुआत की, उसके बाद एडिशन ने भी इनका साथ दिया था। रिटर्न टू लंदन इन लेट 1709, लंदन ये 1709 में जब वापस आए थे, तो उसके बाद इन्होंने रोट मैजेस्टी ऑफ विंटर इशूज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, विंटर इशूज पे, यानी क्या किया था, एडिशन ने लेखन पर क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित किया था। उससे पहले अधिकांशतः ये शीतकालीन अंश इन्होंने लिखे थे। क्या लिखे थे, विंटर इशूज लिखे थे, शीतकालीन अंश लिखे थे 1709 टू 1710 में, जब ये वापस आए थे तब। उसके बाद जब आफ्टर विंग फॉल, जब विंग जो है, विंग का पतन हो गया था, विंग फॉल हो गया था 1710 में, विंग की हार हो गई थी, तो एडिशन फोकस्ड ऑन राइटिंग, एडिशन ने क्या किया था, राइटिंग पे अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर लिया था। रोट 40+ एसेज फॉर द टैटलर, टैटलर के लिए इन्होंने कितने एसेज लिखे, 40+, 40 से ज्यादा एसेज लिखे हैं। और 36 जो पीस है विथ स्टील, ठीक है, और स्टील के साथ 36 सहयोगी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। द टैटलर क्लोज्ड ऑन, ये जो टैटलर है वो बंद हो गया, उसका प्रकाशन बंद हो गया कब, 2 जनवरी 1711 को, ठीक है, 2 जनवरी 1711 को इसका प्रकाशन बंद हो गया था। अब आइए कुछ पॉलिटिकल चेंज के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर क्या पॉलिटिकल चेंज हुआ था। यहाँ पर जो ट्रॉय है, ट्रॉय विक्ट्री लेड टू डिसमिसल ऑफ विंग्स, यानी जब ट्रॉय की जीत हो गई थी, तो उस जीत के कारण जो विंग्स हैं उनको क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। एडिशन रिटेन्ड हिज एमपी सीट बट लॉस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या है, उनको उनकी जो सांसद की सीट थी वो तो बरकरार रखी गई थी कि ठीक है आप सांसद रहोगे, आप एमपी रहोगे, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट की नौकरी थी, ठीक, यानी जो उनकी सरकारी नौकरी थी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखे थे, इनको बहुत सारे पद मिले थे, बहुत सारी नौकरियां मिली थी, वो सब इनकी क्या हो गई थी, छूट गई थी, ठीक है, वो सब क्या हो गई थी, छूट गई थी। स्पेंड मोर टाइम राइटिंग एंड स्टेनिंग फ्रेंड्स विथ स्टील, कॉन्ग्रीव एक्सेट्रा, यानी उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो लिखने में बिताया था, स्टील के साथ, कॉन्ग्रीव के साथ, इनके साथ मित्रता को और ज़्यादा मजबूत किया, और साथ में जो अपना राइटिंग का काम है उसको और ज़्यादा बढ़ाया। ब्रीफ क्लोजनेस विथ जोनाथन स्विफ्ट विच एंडेड व्हेन स्विफ्ट जॉइंड द ट्रॉयज, यानी कि जोनाथन स्विफ्ट के साथ संक्षिप्त इनकी निकटता थी, और स्विफ्ट को टोरीज में शामिल होने के बाद क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो आपने देखी हैं इसके बारे में। अब आइए द स्पेक्टेटर के बारे में देख लेते हैं। तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ टैटलर, टैटलर के सक्सेस के बाद, ठीक है, हालांकि उसका जो वो था वो बंद हो गया था, आपने देखा 1711 में, लेकिन फिर वो क्या है, जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ था। तो उसके सक्सेस के बाद जो है, इन्होंने एडिशन ने और स्टील ने एक नई पत्रिका शुरू की थी, एक नया पीरियोडिकल शुरू किया था, ठीक है। जैसे कि आप देखते नहीं हो, बहुत सारी मैगजीन्स आया करती हैं, ठीक, तो इनकी मैगजीन्स का टाइम था, ठीक है, 6 डे अ वीक, ठीक है, इस तरह से आती थी। और कुछ मैगजीन्स थी जो वीक में 3 डेज आती थी, कुछ वीकली थी, इस तरह से थी। तो द स्पेक्टेटर जो है वो आप देखिए
वो क्या थी, इन्होंने एक न्यू जो पत्रिका है वो क्या शुरू की थी, उसका नाम था द स्पेक्टेटर। तो द स्पेक्टेटर इनकी न्यू पत्रिका थी। फर्स्ट इशूड 1 अप्रैल 1711, यानी 1711 में, 1 अप्रैल 1711 को क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। एंड पब्लिश्ड 6 डे अ वीक, यानी सप्ताह में 6 दिन क्या होती थी, पहले प्रकाशित होती थी। रैन फ्रॉम 1 मार्च 1711 से लेकर 6 दिसंबर 1712 तक टोटल 555 मेंबर जो हैं वो क्या हुए थे, इसमें थे कुल 555 मेंबर थे। और अगर ये चला कहाँ से कहाँ तक, 1 मार्च 1711 से 6 दिसंबर 1712 तक चला था। एडिशन कॉन्ट्रीब्यूटेड 274 एसेज, द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ जर्नल, यानी कि एडिसन ने पत्रिका की मार्गदर्शन की जो भावना है, मार्गदर्शन की भावना के रूप में 274 निबंधों का इन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था। यानी 274 जो एसेज हैं वो इसमें इन्होंने लिखे थे। और 106 नंबर का एसे जो है वो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। कवर्ड अ वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक, इस तरह के टॉपिक्स के उन्होंने क्या किया था, कवर किया था। जैसे जो लेटेस्ट फैशन है उस पर इन्होंने टिप्पणी की थी, उस पर लिखा था। मोरालिटी पे लिखा था, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे लिखा था, फिलोसफी पे लिखा था, एंड सोशल बिहेवियर पे लिखा था। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिन टॉपिक्स पे इन्होंने क्या किए थे, एसेज लिखे थे। ठीक है, अब सोशल बिहेवियर से ही मिलता जुलता है जो आपको क्या करना है, पढ़ना है। फेमस सीरीज की बात करें तो एशिया ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, वीकली आया था इनका, ठीक है, जो कि साप्ताहिक था। इन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पर भी क्या किया था, ऐसे लिखा था। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, चाहे इसको आपको मिल्टन में पूछ सकता है या फिर आपको यहीं पर पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। प्लीजर फॉर द इमेजिनेशन, ये भी इनका क्या है, फेमस सीरीज है, ये आपको जाननी है। अब देखिए, द स्पेक्टेटर एम्ड टू ब्रिंग लर्निंग आउट टू क्लोजेस्ट एंड लाइब्रेरीज टू कॉफी हाउस टेबल, टी टेबल्स एंड क्लब्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो प्लेड अ मेजर रोल इन, ठीक, प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग पब्लिक टेस्ट एंड मोरालिटी। अब इन एशेज का काम देखते हैं। तो जो ये द स्पेक्टेटर है उसका एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था कि सीखने को अलमारियों और पुस्तकों से बाहर ले आ जाए। यानी जो लर्निंग है, यानी कि जो आपको पढ़ना है तो आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता है। तो वही बोल रहे हैं, इन लोगों का ये एम था कि जो द स्पेक्टेटर है, यानी जो इनकी पत्रिका निकलती थी, उसका उद्देश्य था कि जो लर्निंग है वो कहीं पर भी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसको क्लोजेट में यानी अलमारियों में या फिर लाइब्रेरीज में ही बैठकर आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। टू कॉफी हाउस, टी टेबल्स एंड क्लब्स, यानी कि इन्होंने कॉफी हाउस तक, चाय की मेजों तक और क्लबों तक क्या किया था, इसको पहुंचाया था। प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग पब्लिक टेस्ट एंड मोरालिटी। ऑब्वियसली जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे कोई मैगजीन पत्रिका पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो उसी तरह से जैसे ये लोग लिख रहे थे, तो उन चीज़ों से क्या हो रहा था, जो मेजर रोल इन शेपिंग पब्लिक टेस्ट, जो पब्लिक टेस्ट है और मोरालिटी पे भी क्या पड़ रहा था, असर पड़ रहा था। और उसको आकार देने में इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी भूमिका थी। नोन फॉर क्रिटिकल एसेज इन्फ्लुएंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, यानी कि आलोचनात्मक निबंधों के लिए जाने जाते थे। अंग्रेजी उपन्यास को भी के विकास को भी इन्होंने क्या किया था, प्रभावित किया था। एडिशन क्रिएटेड मेमोरेबल कैरेक्टर इन स्पेक्टेटर क्लब। अब ये जो स्पेक्टेटर क्लब था, ठीक, जो मैगजीन थी, उसमें ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो क्या करते थे, शेप देते थे, उसको बनाते थे, क्रिएट करते थे। तो जो सर रोजर डी कावर्डले जो है, ये आपको पढ़ना है, सर रोजर एट होम हम पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें सर रोजर के कैरेक्टर को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो इन्होंने स्पेक्टेटर क्लब में क्या किए थे, क्रिएट किए थे। कैप्टन सेंट्री हैं, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट हैं, द स्पेक्टेटर हैं, विल हनी क्लब है, हनी कॉम्ब है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो इन्होंने क्या किए थे, क्रिएट किए थे। टेली सर्कुलेशन 3000 प्लस कॉपीज, ह्यूज फॉर द टाइम, यानी उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है कि 3000 प्लस कापियों का दैनिक प्रसार होता था। ठीक है, ऑल नंबर कलेक्टेड इनटू 7 वॉल्यूम्स, यानी ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो 7 खंडों में एकत्रित करके बाद में प्रकाशित किए गए थे। एडिशन 80 स्पेक्टेटर पेपर पब्लिश्ड बाय एडिशन, यानी कि लास्ट प्रिंटेड एज 8 वॉल्यूम, और एडिशन के द्वारा प्रकाशित जो अतिरिक्त 80 था स्पेक्टेटर पेपर जो था, 80 स्पेक्टेटर जो पेपर था, उसको लास्ट में ऐड किया गया और पब्लिश किया गया वॉल्यूम 8 की तरह। ठीक है, बाद में इसे खंड 8 के रूप में क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था। ठीक है, तो
ये हो गया आपका स्पेक्टेटर के बारे में, जो कि आपको जानना जरूरी है। ये क्विक रिव्यू है जो आप देख सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1 मई 1672 को हुआ था। 17 जून 1719 को लंदन में 47 एज, मतलब महज 50 साल भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, उससे पहले ही क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। और ये फाउंडर थे स्पेक्टेटर के विथ स्टील का भी इसमें योगदान था, जो कि इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे हैं। नोटेबल वर्क इनके हैं अ लेटर फ्रॉम इटली, अ पोएम ऑफ हिज मैजेस्टी, रिमार्क्स ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ इटली। तो ठीक है, ये इनके कुछ वर्क्स रहे हैं। ये आपका क्विक रिवीजन है जो आप देख लीजिए। ये एडिशन की ट्रेजेडी है कैटो, 1713 में आई थी। ठीक है, हालांकि ये आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो बायोग्राफी तो आपको जाननी चाहिए कि 14 अप्रैल 1713 को ड्यूरी लेन में इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ड्यूरी लेन में 14 अप्रैल 1713 को इस ट्रेजेडी को एक शानदार, इसको क्या हुई थी, सफलता मिली थी। और ये जो है लगभग 20 परफॉर्मेंस इसकी क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। उस समय ये क्या था, बहुत ही दुर्लभ था। और पॉलिटिकल जो चार्ज है वो हुए थे, यानी विंग शॉकैटो एज डिफेंडर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरनी, यानी जो विंग है, विंग ने कैटो को अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में इसको देखा था। और ट्रॉयज ने सीजर को मार्लबोरो की शक्ति का प्रतीक माना था। ठीक है, सीजर को मार्लबोरो की शक्ति का प्रतीक माना था। कैटो रिमेन्ड पॉपुलर थ्रू आउट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो कैटो है, इनका जो ट्रेजिक वर्क है वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। और इसे उस युग का ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ द एज, उस एज का 18th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी अगर आपसे पूछा जाए, ग्रेट ट्रेजेडी पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे, कैटो बताओगे। ठीक है, कैटो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी रही है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए जानना जरूरी था आपके लिए। अब लेटर ईयर ऑफ एडिशन देख लेते हैं, उसके बाद आपका जो बायोग्राफी है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने टेक्स्ट पे, जो कि हमारा सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसमें। यानी कि क्वीन जो एनी है, क्वीन एनी की डेथ 1714 में हुई थी। उसके बाद जो विंग्स हैं, वो विंग्स जो हैं वो फिर से पावर में लौट आए थे। एंड एडिशन अपॉइंटेड, फिर से एडिशन को सेक्रेटरी ऑफ रिगेट्स एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था 1714 में। सेक्रेटरी ऑफ रिगेट्स एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है 1717 में इनको क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। एंड 1718 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू पुअर हेल्थ, अपनी खराब हेल्थ के कारण इन्होंने क्या कर दिया था। यानी कि इनको आप देखो कि इनको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे खासे पद जो है वो मिले हुए थे। उसके बाद जब विंग्स हार गए थे और ट्रॉय की जीत हो गई थी, तो जब ट्रॉय आए थे तो इनका सब कुछ लॉस हो गया था। ठीक, ये एमपी तो थे, लेकिन सारे जो पद थे वो हट गए थे, इनके सरकारी नौकरियां हट गई थी। उसके बाद फिर से जब विंग्स जो है फिर से पावर में आए थे, तो इनको फिर से जो है वो अच्छे अच्छे पद जो है ये मिल गए थे, सेक्रेटरी के पद मिल गए थे। लेकिन 1718 में अपनी हेल्थ के कारण इन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। मैरिड द डॉगर काउंटेस ऑफ वॉरविक। ठीक है, यानी कि वॉरविक की जो काउंटेस थी, यानी कि जो वॉरविक की काउंटेस थी, उससे इन्होंने क्या किया था, शादी किया था। ठीक है, डॉगर वॉरविक की लिव्ड कंफर्टेबली एट हॉलैंड हाउस, किंगस्टन। यहाँ पर ये आराम से रहे थे। और इनका जो राजनीतिक निबंध है वो पॉलिटिकल जो ऐसे है द फ्री होल्डर, ये क्या किया था, इस टाइम पीरियड पे आया था। ठीक, 1713 टू 1760 में। और उनकी जो कॉमेडी है द ड्रमर, परफॉर्म्ड ऑन 10 मार्च 1716। ठीक, 1716 में ड्रूई लेन में इसको परफॉर्म किया गया था। किसको, द ड्रमर को। तो द ड्रमर इनकी फेमस कॉमेडी रही है, कैटू इनकी फेमस ट्रेजेडी रही है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेरल रहे हैं विद अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के साथ इनके क्वेरल एंड कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, तो इनको भी देख लीजिए। मे बी यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। तो 1715 में एडिशन सपोर्टेड, ठीक, एडिशन ने थॉमस टिकेल के इलियड के अनुवाद का समर्थन किया था। जो थॉमस टिकेल हैं, उनका जो उन्होंने जो इलियड का अनुवाद किया था, उसको क्या किया था, इन्होंने समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। रिवल टू पोप्स वर्जन, और जो पोप का संस्करण था उसका प्रतिद्वंदी था, ये पोप का संस्करण का प्रतिद्वंदी था, ये जो ट्रांसलेशन था इनका। और इसी का सपोर्ट किसने कर दिया था, एडिशन ने कर दिया था 1715 में। पोप फेल्ट बिट्रेल, पोप जो है वो काफ़ी विश्वासघात उन्होंने महसूस किया। उनको लगा कि एडिशन ने मेरे साथ जो है वो विश्वासघात किया है। और एडिशन को ईर्ष्यालु और ठंडे रूप से चित्रित किया था उन्होंने। ठीक है, किसने, पोप ने। एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुट नॉट में,
विथ रिचर्ड स्टील, ठीक है, रिचर्ड स्टील के साथ। उसके बाद देखिए बात करें पियरेज को प्रतिबंध करने वाले विधेयक पर असहमति भी दी थी उन्होंने। ये जो बिल था, इस बिल पर इन्होंने क्या किया था, अपना डिसएग्रीमेंट जो था वो भी दर्ज किया था। दिस डिस्प्यूट स्ट्रेन देयर फ्रेंडशिप ड्यूरिंग एडिशंस फाइनल ईयर। और ये जो विवाद है, इस विवाद के कारण एडिशन के अंतिम वर्ष में उनकी मित्रता में क्या हो गया था, तनाव उत्पन्न हो गया था। यानी उनकी जो फ्रेंडशिप है वो क्या हो गई थी, थोड़ी ऐसी रह गई थी। और डेथ देखिए 17 जून 1717 को इनकी डेथ हुई थी। इनको बरीड किया गया था वेस्ट मिंस्टर एबे में, नियर ग्रेव ऑफ पैट्रन लॉर्ड हैलिसफैक्स के ग्रेव के पास। लेजेंड की लेगेसी की अगर बात करें तो पोएम द कंपेनियन, ठीक, फॉर वैलिमहम ब्रॉट हिम नेशनल वाइड फेम एंड विंग पैट्रोनेज। और इनकी जो पोएम थी, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक, ये जो इनकी पोएम रही है द कैंपेन ने इनको बहुत ज़्यादा ख्याति दिलाई थी, देशव्यापी ख्याति दिलाई थी। और विंग का संरक्षण भी इनको, विंग की जो पैट्रोनेज है इसी के कारण मिली थी। एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो विंग की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसका इन्होंने स्ट्रांगली क्या किया था, सपोर्ट किया था। और इनका योगदान रहा है किसमें, परफेक्टेड द पीरियोडिकल एसेज को इन्होंने बहुत परफेक्शन दिया है। मेजर इन्फ्लुएंस रहा है 18th सेंचुरी प्रोज स्टाइल के लिए। स्पेक्टेटर बिकेम अ मॉडल ऑफ एलिगेंट प्रोज, इंग्लिश प्रोज, ठीक, जो इनका स्पेक्टेटर रहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन प्रेज्ड एडिशन एज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है जोसेफ एडिशन को प्रेज किया है द मोस्ट एडमायर्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको प्रेज किया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। आइए, अब हमारी जो बायोग्राफी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं सर रोजर एट होम पे। तो सर रोजर एट होम को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए हम देख लेते हैं सर रोजर एट होम को। लेकिन सर रोजर एट होम का पूरा जो टेक्स्ट है वो मैं आपको समझाऊं लाइन बाय लाइन, उससे पहले मैं आपको इसकी जो समरी है वो बता देना चाहूंगी, ताकि जो इस समरी है अगर आप जानते रहोगे तो इसको समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं समरी ऑफ सर रोजर एट होम, राइट। बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो सर रोजर एट होम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसे इन द स्पेक्टेटर, यानी इनका जो एसेज का कलेक्शन था, यानी इनकी जो पत्रिका थी द स्पेक्टेटर, इसका बहुत ही फेमस एसे रहा है सर रोजर एट होम, जिसको कि लिखा है किसने, जोसेफ एडिसन ने। इन दिस एसे द स्पेक्टेटर, यानी कि जो नरेटर हैं, द नरेटर डिस्क्राइब्स हिज विजिट टू कंट्री स्टेट ऑफ सर रोजर डी कावर्ले, यानी कि जो आपके नरेटर रहे हैं, यानी जो स्पेक्टेटर हैं, जो इस कहानी को कह रहे हैं, वो जो है अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, इनके कंट्री फ्रेंड रहे हैं, उनके साथ उनके यहाँ जाते हैं। उनका नाम है सर रोजर डी कावर्ले। यानी इस ऐसे में इन्होंने सर रोजर डी कॉवर्ले का जो कैरेक्टर स्केच है, यानी कैरेक्टर है, उसको बखूबी जो है वो गढ़ा है और आपके सामने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। अ काइंड जेनरस एंड एक्सेंट्रिक ओल्ड नाइट, जो कि काइंड है यानी कि बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, उदार हैं और विलक्षण वृद्ध योद्धा रहे हैं, ठीक है। और द एसे हाईलाइट सर रोजर्स नॉवल नेचर, हिज रिलेशनशिप विथ हिज सर्वेंट्स एंड हिज अफेक्शनेट रूल ओवर हिज हाउस होल्ड। यानी कि ये जो आपको पूरा ऐसे पढ़ने के लिए मिलेगा सर रोजर एट होम, यानी कि यहाँ पर सर रोजर के घर में जो द स्पेक्टेटर हैं, यानी जो आपके नरेटर हैं, यानी आपके जो ऑथर हैं, ये गए हुए हैं। और ये सब कुछ इमेजरी है, रियल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर वहाँ के जो मेन मालिक हैं, जिनके घर पे ये गए हैं, जो इनके फ्रेंड हैं सर रोजर, उन्हीं के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। तो उनका कितना नोबल नेचर रहा है और उनका जो रिलेशन है वो अपने सर्वेंट्स के साथ कैसा है, किस तरह से उनका है, और किस तरह से वो अपने घराने के लोगों के पर स्नेहपूर्ण शासन जो है करते हैं, बिल्कुल प्यार से सबके ऊपर रूल करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर ये प्रेजेंट करेंगे। एडिशन पोर्ट्रेज सर रोजर एज अ कंसिडरेटेड मास्टर। अब मैं इसको मतलब आपको बता देती हूँ, समरी अगर पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एडिशन ने सर रोजर को एक विचारशील स्वामी के रूप में
चित्रित किया है, एक ऐसा स्वामी जो कि क्या है, बहुत ही लॉयल है, बहुत ही सोचने विचारने वाला है, ठीक है। वे डर के कारण नहीं, यानी उनके जो सारे सेवक हैं वो उनके प्रति क्या हैं, बहुत ज़्यादा वफादार हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा उनको ओबे करते हैं, नॉट ऑफ आउट ऑफ फियर, यानी डर के कारण नहीं वो उनकी बातों का, यानी एक तो ये होता है कि मास्टर है और सर्वेंट है, तो मास्टर की बातों को सर्वेंट डर के कारण मानता है कि मुझे निकाल देंगे या मेरी पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन वहां पर उनकी बातों को उनके जेन्युइन लव और उनके रिस्पेक्ट के कारण जो है वो माना जाता था, यानी वो जो प्यार देते थे उसके कारण उनकी बातों की, उनकी आज्ञा की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए, सर रोजर ट्रीट्स हर सर्वेंट, उनके जो सर्वेंट्स थे उनको वो बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ही इंक्वायर्स अबाउट देयर वेलफेयर, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित करते थे कि उनकी संपत्ति में सभी लोग बिल्कुल सुख चैन से रहें, बहुत आराम से रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उनकी दयालुता पूर्ण पूरे घर को शांतिपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण जो माहौल है वो देती थी, बहुत ही हार्मनी और बहुत ही पीसफुल माहौल उनके घर का रहता था। द नैरेटर ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ सर रॉजर्स पर्सनैलिटी शेप्स द एटमोसफेयर ऑफ द हाउस, यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो बिहेवियर है, उसके कारण उनके घर का जो एटमोसफेयर है वो कितना ज़्यादा सुखद, कितना ज़्यादा अच्छा रहता था। इस चीज़ को वो जो राइटर हैं, जो कथावाचक हैं, वो भी इसको फील कर सकते हैं। सर रॉजर मूव्स अबाउट द स्टेट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिग्निटी, गिविंग स्मॉल इंस्ट्रक्शन, यानी जब भी वो क्या करते थे, बाहर जाते थे, यानी जब भी वो घूमने फिरने बाहर जाया करते थे, तो छोटे छोटे निर्देश देते थे, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करते थे और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते थे। और अपने पुराने जमाने के जो व्यवहार हैं और जो उनका सौम्य व्यवहार रहा है, कि वो लोगों के साथ सौम्य हाथ से एक गर्मजोशी के साथ मिलते थे, सुखद भरे माहौल का क्या करता था, वो निर्माण करता था, एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट हो जाता था, क्योंकि वो बहुत ही ह्यूमरस थे, कभी किसी का मजाक बनाना, कभी किसी का मजाक बनाना, ओल्ड फैशन थे, तो इस तरह से क्या है, वो बहुत ही हंसी खुशी सबको रखा करते थे अपने घर में। ओवरऑल सर रोजर एट होम प्रेजेंट सर रोजर एज अ आइडियल कंट्री जेंटलमैन, आइडियल कंट्री जेंटलमैन के रूप में उनको प्रस्तुत करता है, दयालु, नैतिक रूप से ईमानदार, और अपने जो भी उनके सर्वेंट्स थे उनके प्रति एकदम स्नेही और सम्मानित, जो एक रिस्पेक्टफुल जो बिहेवियर है वो अपना रखते थे। इस आकर्षक चित्र के माध्यम से जो एडिशन है, आपके जो एडिशन है, जोसेफ एडिशन है, वो क्या करते हैं, वो अच्छे नेतृत्व और नैतिक आचरण के मूल्यों की सूक्ष्मता की शिक्षा देते हैं। अब आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे सिलेबस में क्यों प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर इन्होंने इसको क्यों लिखा। तो इसलिए लिखा कि इन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया है सर रोजर का, जो कि दिखाया है कि जो मास्टर है उसको कैसा होना चाहिए, कैसे वो मास्टर जो है वो घर में अपने सर्वेंट्स को रूल करे, कैसे लोगों के साथ हंसी खुशी से रहे, किस तरह से एकदम सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए कि उसके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा अच्छा बना रहे। तो एक मतलब एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी, मॉरली कैसे आप किसी को अपने घर में कैसे सबको खुश रख सकते हो, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस कैरेक्टर के माध्यम से प्रेजेंट की है कि ऐसा ही घर का जो मुखिया है उसको होना चाहिए। तो ये आपको इस समरी से अब समझ में आ गया, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज मैं अगर डायरेक्टली आपको पढ़ाने लगती तो आपको लगता है ये क्यों है, क्या है, ठीक है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में, मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि आप एक शॉर्ट नोट लिखिए इनके कैरेक्टर पे, ठीक है। क्योंकि आइडियल कैरेक्टर रहा है इनका, तो सर जो रॉजर डी कावर्ले हैं वो काइंड हैं, जेनरस हैं, गुड नेचर कंट्री जेंटलमैन है, जिसको क्रिएट किया है जोसेफ एडिशन ने इन स्पेक्टेटर में, ठीक है। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद अफेक्शन, बहुत ही प्यार से मिलते हैं, नॉट अथॉरिटी विच अर्न्स हिम हिज लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि उनको जो है अपने उस व्यवहार के कारण उनके नौकरों से उनको क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम स्नेह से वो पेश आते थे, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, ठीक है। उन्हें नौकरों की वफादारी और सम्मान मिलता रहा है। और अपने पुराने ज़माने के व्यवहार में विनोदी और थोड़े सनकी होने के बावजूद वो हमेशा गरिमामय और बहुत ही प्यारे बने रहे हैं, बहुत ही लवेबल रहे हैं। सर रॉजर बहुत ही ऑनेस्ट हैं, रिलीजियस हैं, पोलाइट हैं एंड डीपली कनेक्टेड फॉर वेल बीइंग ऑफ एवरीवन ऑफ हिज स्टेट, यानी वो अपने आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए कैसे रहे हैं, हमेशा भलाई करने वाले रहे हैं। वो हमेशा चाहते थे कि सभी का क्या कर सके, भला कर सके। थ्रू हिम एडिशन प्रेजेंटेड द आइडियल इंग्लिश जेंटलमैन, उनके माध्यम से जो एडिशन है उन्होंने आइडियल इंग्लिश जेंटलमैन की एक
जो पिक्चर है आपके सामने प्रस्तुत की है कि एक आइडियल इंग्लिश जो जेंटलमैन है उसको कैसा होना चाहिए, वो कैसा होता है, मॉरल, ह्यूमैन यानी नैतिक, मानवीय और आचरण में बिल्कुल प्रशंसनीय, यानी उनका कैरेक्टर ऐसा रहा है कि उसमें कोई कमी आप नहीं निकाल सकते हो। ये था कैरेक्टर स्केच। अब जो सर रॉजर रहे हैं एज अ सिंबल ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड उन्हें बोला जाता है कि क्योंकि उन्हें जो है पूरा 18th सेंचुरी का जो आइडियल वो रहा है उसको प्रेजेंट किया है उन्होंने कि कैसा होना चाहिए सज्जन पुरुष, यानी सर रोजर डी कॉवेले 18th सेंचुरी के आरंभ में आदर्श बिल्कुल अंग्रेजी सज्जन पुरुष हैं। उनका जो चरित्र है वो उस युग के मूल्य संयम, विनम्रता, नैतिकता, आतिथ्य यानी कि कोई भी आए तो उसका किस तरह से स्वागत करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके उनके और जो सामाजिक समरसता है को प्रतिबिंबित करता है। एक जिम्मेदार जमींदार के रूप में वे अंग्रेजी ग्रामीण जीवन की पारंपरिक जो संरचना है उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, वो क्या रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल लैंड लॉर्ड भी रहे हैं, यानी जमींदार थे वो। ठीक है, और किस तरह से उन्होंने क्या किया है, जो इंग्लिश रूरल लाइफ रही है उसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से क्या किया है उन्होंने प्रेजेंट किया है, जहाँ पर जो स्वामी है वो अपने नौकरों और किराएदारों का बिल्कुल किसकी तरह से मास्टर, किसकी तरह से बिल्कुल लाइक अ फादर, पिता की तरीके से केयर करता है, जैसे पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, बिल्कुल उसी तरह 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश मैन है वो किस तरह से अपने नौकरों का ध्यान रखते थे, वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट की है। द रिलीजियस डिवोशन, और यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है, यानी कि उनकी जो धार्मिक निष्ठा है, व्यवस्था के प्रति प्रेम, रीति रिवाज के प्रति जो उनका सम्मान रहा है, सादा किंतु गौरवपूर्ण जो उनका जीवन रहा है, एडिसन के समय के इंग्लैंड की सामाजिक और सांस्कृतिक भावना को क्या करता है, बिल्कुल प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है, दिखाता है, जो सर रोजर का कैरेक्टर रहा है। थ्रू सर रोजर एडिसन प्रेजेंटेड अ बैलेंस्ड ह्यूमन एंड मॉरल रिफाइंड पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, यानी 18th सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी थी वो कैसी थी उसको उन्होंने, उसका एक चित्र जो है वो सर रोजर के कैरेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करने का आपके सामने प्रयास किया है। ठीक है, अब आइए अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपने टेक्स्ट पे। ये रहा आपके सामने टेक्स्ट, इसको अब हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खींची थी कॉपी, ठीक, ये चीज़ देख लीजिए। ठीक, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। हैविंग ऑफन रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम माई फ्रेंड सर रोजर डी कवर्ले टू पास अवे अ मंथ विद इन हिम इन अ कंट्री। ठीक, यानी कि अपने मित्र सर रोजर डी कवर्ले से अक्सर देहात में उनके साथ एक महीना बिताने का निमंत्रण जो है मिलने के कारण मैं पिछले हफ्ते उनके साथ वहाँ गया था। ठीक है, आई लास्ट वीक अकम्पैनिड हिम थिराफ्टर, यानी उनके साथ वो वहाँ पर पिछले हफ्ते रहे थे। आगे देखिए, उनको हमेशा जो है उनके साथ रहने का इनविटेशन मिला करता था। किसको, राइटर को, किसके साथ रहने का, उनके फ्रेंड सर रोजर डी कवर्ले का। अब ये जो सर रोजर डी कवर्ले है ये एक इमेजिन कैरेक्टर है, इसको आप समझेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर पूरा बताया है। एंड सेटल विथ हिम फॉर सम टाइम एट हिज कंट्री हाउस। अब इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, अदरवाइज बहुत लंबा टेक्स्ट है, लिटरली बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो क्या हुआ, वहाँ पर सर रोजर डी कवर्ले से मिलने का अक्सर उन्हें निमंत्रण मिला करता था, जिसके कारण पिछले हफ्ते उनके साथ वो वहाँ गए थे और कुछ समय बिताने के लिए उनके देहाती घर में उनके साथ मैं वहाँ ठहरा हूँ, जहाँ मैं अपने आगामी विचारों पर विचार करने का इरादा रखता हूँ। क्योंकि भाई ये राइटर रहे हैं और इनको एक पीसफुल माहौल चाहिए, और इससे ज़्यादा पीसफुल, अच्छा, सुंदर माहौल इन्हें कहाँ मिल सकता है। क्योंकि आगे आप देखोगे कि जो सर रोजर हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि इनके फ्रेंड आए हैं तो उनको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई उनको देखे ना, छुपकर भी ना देखे, उनको खाना टाइम पर मिल जाए, उनका सारी चीज़ें एकदम टाइम टाइम पर हो और उनको शांति मिले, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि वो अपना राइटिंग का काम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह का जो पीसफुल माहौल है वो उन्हें मिला था, और इस वजह से जो भी उनके आने वाले विचार थे उसको लिखने का ये क्या करते हैं, इरादा करते हैं। सर रोजर जो मेरे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे, यानी वो जानते थे कि मुझे क्या पसंद है, यानी कि वो जानते थे कि मुझे क्या है, बहुत ही अकेला रहना पसंद है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे वैसा पसंद है। तो वो मेरे स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, मुझे जब चाहे उठने और सोने की अनुमति देते थे, यानी कि मैं जब भी चाहूँ राइज उठ सकता हूँ, जब भी चाहूँ अपने बेड पे सो सकता हूँ, यानी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि हाँ अब उठो या अब सो जाओ। ठीक है,
तो मुझे वहाँ पर पूरी फ्रीडम थी अपनी मेज पर या अपने कमरे में जैसा मैं उचित समझूं भोजन करने की अनुमति भी थी मुझे, यानी कि मैं चाहूँ तो अपनी मेज पर ही बैठकर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहीं पर मेरा खाना आ सकता है, मैं खाना खा सकता हूँ, या तो मैं उनके चैम्बर में जा सकता हूँ, मैं उनके चैम्बर में बैठकर उनसे बात कर सकता हूँ, या फिर बिना बात किए भी मैं वहाँ पर खाना खा सकता हूँ। यानी इन सारी बातों को कहकर वो ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे उनके घर में क्या है, पूरी की पूरी फ्रीडम थी, मैं चाहे जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। ठीक है, और मुझे जो है आनंद लेने के लिए कहा गया, यानी कि मुझे कुछ भी कहे बिना कहा गया कि अगर तुम मेरे पास भी आओ तो वहां रहकर तुम अपना खाना खा सकते हो मेरे चैम्बर में बैठकर, और जरूरत नहीं है कि तुम कुछ बोलो, बिना बोले भी तुम खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। व्हेन द जेंटलमैन ऑफ द कंट्री केम टू सी हिम, यानी कि जब भी जो है देहात के सज्जन उनसे मिलने आते थे तो वे मुझे केवल दूर से ही देखने देते थे, यानी वो कहते थे कि उनके पास मत जाओ, दूर से ही तुम देख लो। जब भी मुझसे कोई मिलने आता था मुझे परेशान नहीं करने देते थे, और जब मैं उनके खेतों में टहल रहा होता हूँ तो तो मैंने उन्हें एक बाड़ के ऊपर से चोरी छुपे देखते हुए देखा। किन लोगों को? जो लोग आते थे, यानी जो लोग, हेज मतलब होता है, हेज मीन्स झाड़ियाँ, ये जो बाढ़ होती हैं ठीक खेतों में जो फसल लगी होती हैं, हेज रोज होती हैं, तो उन हेज रोज से मैंने झांकते हुए उन गाँव वालों को देखा है जिन्हें कि वो मुझे डिस्टर्ब करने नहीं दिया करते थे। ठीक है, और मैंने शूरवीरों को ये कहते हुए सुना है कि वे मुझे उनसे मिलने न दें क्योंकि मुझे घुरे जाने से नफरत है। और साथ ही साथ वो लोगों से ये भी कहते थे कि देखो इनको जो है किसी को भी जाने मत देना, अंदर एंट्री मत करने देना, डिस्टर्ब मत करने देना, क्योंकि उसको जो है लोगों से मिलना पसंद नहीं है। क्योंकि जो राइटर है उसके पास अगर 10 लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे तो उसके जो थॉट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और साथ ही साथ उसको एक पीसफुल माहौल नहीं मिल पाएगा कि वो अपनी राइटिंग कर सके। इसीलिए इनको यहाँ पर ऐसा माहौल मिलता था, इसीलिए यहाँ पर प्रेफर करते थे जाने के लिए। और यहाँ पर वो गए हैं तो इनके फ्रेंड जो है वो उनको पूरी फ्रीडम दे रहे हैं, लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं, खाना समय पे दे रहे हैं, चाहे उठो चाहे ना उठो चाहे जैसे रहो, पूरी फ्रीडम इन्होंने दे रखी है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ठीक है आगे वो क्या कह रहे हैं। आई एम द मोर एट ease in Sir Roger's family because it consists of sober and staid personage, for as the knight is the best master in the world। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ूंगी नहीं, मैं भूल भूल के पढ़ देती हूँ एक दो लाइन, बट मुझे फिर याद आ जाता है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, लाइन बाय लाइन ही बताऊंगी। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि मैं सर रोजर के परिवार में सबसे ज़्यादा, मैं क्या है परिवार में बहुत ज़्यादा सहज हूँ, यानी बहुत ईज हूँ। एट ईज मतलब बहुत ज़्यादा सहज हूँ, बहुत आराम से हूँ, यानी मुझे अपने परिवार से भी ज़्यादा, जितना मुझे अपने परिवार में सुकून और फ्रीडम है उससे कहीं ज़्यादा फ्रीडम और सुकून मुझे इनके परिवार में है, यानी इतना ज़्यादा मैं यहाँ पर सहज हूँ। क्योंकि बिकॉज इट कंसिस्ट, क्योंकि उसमें गंभीर और स्थिर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे को एक दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि सूरवीर दुनिया का सबसे अच्छा मालिक होता है। ये क्या है, ये नाइट है ना, जो वो सर रोजर है, तो वही बता रहे हैं कि जो नाइट होता है वो दुनिया का सबसे अच्छा क्या होता है, बेस्ट मास्टर होता है। ही सेल्डम चेंज्ड, यानी कि शायद ही वो कभी अपने नौकरों को बदलता है। चूंकि वह अपने आसपास के लोगों का प्रिय होता है, इसीलिए उसके नौकर उसे छोड़ने की कभी परवाह नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर वो ये बताएंगे कि इनके जो नौकर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल 4 साल काम किए और हट गए, उन्हें हटा दिया गया या खुद हट गए, ऐसा नहीं है। उनके जो नौकर हैं वो कभी भी उन्हें छोड़कर जाते ही नहीं है। आप देखोगे कि उनके जो नौकर हैं वो 30-30 साल से भी ज्यादा क्या है उनके पास टिके हुए हैं, क्योंकि वो बूढ़े हैं। तो उनके पास जो उनके सारे नौकर हैं वो भी 30 साल 40 साल 20 साल इस तरह से क्या है टाइम अपना बिता चुके हैं। यानी इनके पास जो नौकर आ जाता है वो फिर इनको छोड़कर नहीं जाता, बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर, क्योंकि इनका बिहेवियर इतना लवेबल इतना प्यारा है कि इनको छोड़कर कोई भी जो नौकर है वो यहाँ से नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो नौकर जो है वो कभी भी इनको छोड़ते नहीं है। और इस तरह उनके सभी नौकर क्या है वहीं पर उनके साथ ही क्या हो जाते हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, और अपने मालिक के साथ क्या हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं। और उनको इस बात की भी चिंता है कि हमारा जो मालिक है वो क्या होता जा रहा है, हमारे साथ बूढ़ा होता चला जा रहा है। और आप अपने नौकर को अपना भाई समझेंगे, उसका बटलर भूरे बालों वाला है। ठीक, उनका जो नौकर है वो अपने नौकरों को कैसा मानते हैं, बिल्कुल अपने भाई जैसा बिहेवियर करते हैं, बेटे जैसा बिहेवियर करते हैं, बहुत ही प्यार से रखते हैं। ठीक, और उनका जो बटलर है, बटलर मीन्स रसोईया, जो उनका बटलर है वो कैसा है, ग्रे हेड है उसका, यानी बाल कैसा है, भूरा है, वो भूरे बालों वाला है। एंड हिज ग्रूम, और उसका जो ग्रूम है उन
सबसे गंभीर लोगों में से एक है जिन्हें मैंने कभी देखा है, और उसके कोचवान का रूप एक गुप्तचर पार्षद जैसा है। ठीक, जो कोचवान है उनका, उसका नेचर कैसा है, वो बिल्कुल जैसे कोई प्रिवी काउंसलर नहीं होता, जो गुप्तचर होता है कि कोई भी बात को इधर से उधर ना करना, बिल्कुल सारी सूचनाओं उन्हें आकर मालिक को देना, बिल्कुल उस तरह से उनका कोचमैन है। ठीक है, तो ये इन्होंने दो कैरेक्टर आपको बताए, एक सर रोजर का बताया, दूसरा सर रोजर के घर में रहने वाले जो बटलर हैं उनको बताया, कोचमैन के बारे में बताया। तो ये सारे क्या है, इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, और सर रोजर के ये सारे क्या हैं, सर्वेंट हैं, और ये सब क्या है, अपने मास्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यू सी द गुडनेस ऑफ मास्टर इवन इन ओल्ड हाउस डॉग। यहाँ तक अब वो ये कह रहे हैं कि नौकर तो नौकर को तुम छोड़ो, नौकरों की अच्छाई की, नौकरों को वो प्रेम से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, उसकी बात तो दूर की है, आप उनके अच्छे होने की, यानी गुडनेस ऑफ मास्टर, उस मास्टर के अच्छे होने की अच्छाई आप उस ओल्ड हाउस डॉग में भी देख सकते हो, जो कि पहले क्या है, अपनी सर्विस दिया करता था, सुरक्षा किया करता था। अब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन चाहते तो मास्टर उसे गलियों में छोड़ सकते थे, क्योंकि अब किसी काम का नहीं है वो, लेकिन उसे भी वो अभी भी क्या, कैप्टन स्टेबल, उसको उसके घर में रखते हैं विद ग्रेट केयर एंड टेंडरनेस के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही सावधानी, बहुत ही कोमलता के साथ। उसकी भी जो सर्विस है वो, यानी उसको प्यार से रखा जाता है, उसकी जो पास्ट सर्विस रही है उसके कारण उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो समय है अपना दिया है, उसके कारण उसे रखते हैं। यद्यपि ही हैज़ बीन यूजलेस फॉर सेवरल आवर्स, जबकि वो बहुत पिछले कई सालों से क्या है, बिल्कुल बेकार है, अब वो सर्विस नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने बूढ़े कुत्ते को भी इतने प्यार से रखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो मास्टर कितना अच्छा है, यानी सर रोजर कितने ज़्यादा अच्छे हैं। नौकरों को तो छोड़ो, वो अपने कुत्ते को भी इतना प्यार से रखते हैं, अपने डॉग को भी इतने प्यार से रखते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, इसको अब हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। आई कुड नॉट बट ऑब्जर्व विद ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, यानी मेरे मृत्यु के अपने गृह नगर पहुँचने पर इन वृद्ध नौकरों के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई दी, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। यानी मेरे साथ जब मेरे जो मतलब कि मेरे नहीं, वो जो नौकरों के जो मास्टर रहे हैं, यानी मेरे जो फ्रेंड रहे हैं, सर रोजर, जब वो अपने गृह घर जाते हैं, यानी जब वो अपने घर जाते हैं, तो उन नौकरों के चेहरे पर ग्रेट डील ऑफ प्लेजर जो है, मुझे उनके चेहरे पर क्या होता है, दिखाई देता है। जब वो नौकर देखते हैं कि उनका मास्टर जो है वो घर पे आ गया है, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो खुशी जो है मैं उनके चेहरे पे देख पाता हूँ। उनमें से कुछ अपने वृद्ध स्वामी को देखकर अपने जो आंसू हैं उसको नहीं रोक पाते हैं, यानी कि नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टीयर एट द साइट ऑफ देयर ओल्ड मास्टर। यानी उनका जब बूढ़ा मास्टर उनके पास आता है, तो उसको देख कर वो बूढ़ा हो रहा है, कितना प्यारा है, उसको देखकर जो अपने आंसू हैं वो नहीं रोक पाते हैं। एंड एवरी वन ऑफ देम पास्ट प्रेस्ड फॉरवर्ड टू डू समथिंग फॉर हिम, यानी कि हर कोई जो है वो उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए क्या है, बिल्कुल तत्पर रहता है कि हम मास्टर के लिए क्या काम कर दें, मास्टर क्या आदेश दे, मैं उसको कैसे पूरा कर दूं। और यदि उन्हें काम नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है, जैसे कि जनरली जो सर्वेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कामचोर होते हैं, मास्टर से डर कर काम करते हैं, लेकिन इनके यहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर जो मास्टर है, यानी कि सॉरी, मास्टर नहीं, सर्वेंट, जो सर्वेंट हैं वो अपने मास्टर से डर के काम करते हैं, लेकिन इनके यहाँ के जो सर्वेंट हैं वो अपने मास्टर को देखकर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि खुशी से उनके आंसू निकल जाते हैं, और वो जो है काम करने के लिए आतुर रहते हैं कि मैं उनके लिए क्या कर दूं। अगर किसी को कोई काम नहीं मिलता तो वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक, एट द सेम टाइम द गुड ओल्ड नाइट विद द मिक्सचर ऑफ द फादर एंड द मास्टर ऑफ द फैमिली टेम्पर्ड। ठीक, यहाँ से देखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, साथ ही पिता और परिवार के स्वामी के मिश्रण से युक्त दयालु वृद्ध शूरवीर अपने मामलों के बारे में पूछताछ को अपने बारे में कई दयालु प्रश्नों से शांत कर देते थे। यानी कि ये जो ओल्ड मास्टर हैं, गुड ओल्ड नाइट है, कौन, सर रोजर, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल पिता के जैसे हैं, बिल्कुल फास्ट मास्टर ऑफ जो फैमिली हैं, और वो क्या करते हैं, सबकी जो इंक्वायरी है, यानी कि सबसे क्वेश्चंस पूछा करते थे, किसके पास क्या प्रॉब्लम है, किसके पास क्या प्रॉब्लम है, सबके जो प्रश्न हैं, सबके प्रश्नों को कई दयालु प्रश्नों से क्या करते थे, बिल्कुल शांत कर दिया कर सकते थे। ठीक है, सेवरल काइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू देमसेल्फ, जो भी उनके क्वेश्चंस होते थे, जो भी उनकी क्वेरीज होती थी, उनको क्या करते थे, शांत कर देते थे, और उनसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी, यानी उनसे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी किया करते थे। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, दिस ह्यूमैनिटी एंड गुड नेचर
ठीक है, यानी कि ये जो उनके प्रश्नों को क्या क्या कर दिया करते थे, उनके पूछताछ और दयालु प्रश्नों से शांत कर देते थे। ये मानवता और अच्छा स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। इसीलिए जब वो उनमें से किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे तो उसका परिवार के सभी लोग क्या होते थे, प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे, हैप्पी हो जाते थे। मतलब वो सबसे क्वेश्चन पूछा करते थे, सबसे बात किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। और अगर वो किसी के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो बाकी के जितने भी सर्वेंट्स हैं, पूरी की पूरी जो फैमिली है वो क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, वो सब प्रसन्न रहते थे और एक साथ जो है समय बिताते थे। ठीक है, वो व्यक्ति भी जिसके साथ वो समय बिताता है वो प्रसन्न नहीं होता था। इसके विपरीत यदि वो खांसता है या बुढ़ापे की कोई दुर्बलता प्रकट करता है तो खड़े व्यक्ति के लिए उसके सभी नौकरों के चेहरे पर एक गुप्त चिंता देखना आसान होता है। यानी कि जैसे ही अगर उनको थोड़ी सी छींक भी आ जाए, थोड़ी सी खांसी भी आ जाए, तो सभी क्या हो जाते थे, बिल्कुल चिंतित हो जाते थे। ये क्यों होता था? बिकॉज ऑफ हिज लव एंड अफेक्शन। वो इतना प्यार देते थे, इतना पैम्पर करते थे, इतना ध्यान रखते थे कि इस वजह से अगर उनको थोड़ी भी दिक्कत होती थी तो उनके जो सभी लोग थे क्या, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे, उनके लिए उनकी देखभाल किया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे योग्य मित्र ने मुझे अपने बटलर की विशेष देखभाल में रखा था। उन्होंने क्या किया था, मेरे लिए जो उनका बटलर है, ठीक है, पर्टिकुलर केयर ऑफ हिज बटलर, उनका जो बटलर है उसकी विशेष केयर में रखा था कि एकदम तुम इसका, मेरे फ्रेंड का ध्यान रखना। सर रोजर ने कहा, यानी मेरे फ्रेंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ना होने पाए। जो कि एक बहुत ही विवेकशील व्यक्ति था, जो बटलर था वो वेरी प्रूडेंट मैन था, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही विवेकशील व्यक्ति था। उसको उन्होंने क्या किया था, मेरे ध्यान रखने के लिए रखा था। और अपने अन्य सभी नौकरों की तरह मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि उन्होंने अक्सर अपने मालिक के को मेरे बारे में बात करते हुए, विशेष मित्र के रूप में बात करते हुए सुना था। यानी कि जैसे कि हम जो है, मान लीजिए सपोज दैट अगर मैं किसी को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, मैं अपने पूरे फैमिली में अगर किसी स्पेशल अपने फ्रेंड के बारे में या किसी के बारे में बात कर रही हूँ, आप भी अपने घर में अगर किसी फ्रेंड के बारे में बात करते हो तो आपके घर में कोई एक फ्रेंड जरूर आपका ऐसा होगा जिसको आपकी पूरी फैमिली जानती होगी। तो वो कैसे जानती है? क्योंकि आप उसके बारे में सारा दिन बात करते रहते हो, कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हो। तो उसी तरह ये भी अपने घर के नौकरों से इनके बारे में काफी कुछ बात किया करते थे, बताया करते थे। इसलिए हर जो नौकर है वो अपने मालिक को प्रसन्न करने के साथ साथ इनको भी प्रसन्न करने में लगा रहता था, इनकी भी सेवा में, हाजिर जवाबी में बिल्कुल लगा रहता था, क्योंकि ये जो है उनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसीलिए इनके जो नौकर हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंस देते थे। अब आगे देखिए, माय चीफ कंपेनियन, मेरे मुख्य साथी सर रोजर जंगल या खेतों में अपना समय जो है वो बिता रहे होते हैं। ये एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं। कैसे? वनरेबल मैन है। वो कहाँ पर जाते थे? वो वुड्स में, फील्ड्स में क्या करते थे, अपना टाइम बिताने के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए जाते थे। हु इज एवर विथ सर रोजर एंड हैव लिव्ड एट हिज होम इन नेचर ऑफ चैपलिन अबव 30 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके जो नौकर हैं वो 30 साल से उनके यहाँ से काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि जो हमेशा सर रोजर के साथ रहते थे और 30 साल से ज्यादा समय से उनके घर पर पादरी के रूप में रह रहे थे। कौन? वो जो चैपलिन है। ये जो चैपलिन है ये क्या करते थे, जब भी ये जाते थे या घूमते थे तो उनके साथ जो है कौन रहता था, सर रोजर के साथ इनके घर में एक पादरी भी रहते थे, जो कि मोर देन 30 ईयर यानी 30 साल से भी ज्यादा समय से इनके यहाँ पर रह रहे थे। दिस जेंटलमैन इज अ पर्सन ऑफ गुड सेंस, सम लर्निंग ऑन अ वेरी रेगुलर लाइफ। यानी कि ये कैसे रहे हैं, ये जो इसके बारे में अब बताएगा। ये जो चैपलिन है, चैपलिन मीन्स पादरी जो आप कह सकते हो, ठीक है। तो पादरी के बारे में बात कर रहे हैं जो 30 साल से इनके यहाँ पर है, वो इनके साथ रहा करते थे। और ये कैसे थे? ये बहुत ही सज्जन थे, समझदार थे, विद्वान व्यक्ति थे। और इनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा नियमित रहा है। ये बातचीत में बहुत ही ज़्यादा कैसे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार रहे हैं। ठीक। बी हर्टली वे सर रोजर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बी हर्टली लव सर रोजर, वो सर रोजर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एंड नोज दैट इज़ वेरी मच एन ओल्ड नाइट्स स्टीम, यानी कि वो जो है जानते थे कि बूढ़े सूरवीरों के बहुत आदर में हैं, इसीलिए वे परिवार में एक आश्रित की बजाय एक रिश्तेदार की तरह रहते थे। यानी जो चैपलिन है, जो पादरी हैं, वो इस तरीके से नहीं रहते थे कि वो कोई मतलब कि वो आए हों कि क्या कहते हैं, आश्रित हों उनके यहाँ पर। ऐसा नहीं, वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह, एक रिश्तेदार, एक रिलेटिव की तरह वहाँ पर उनकी फैमिली में रहा करते थे, क्योंकि उनका नेचर इतना अच्छा था। ठीक है।
आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पर ही। देखिए इतने बड़े टेक्स्ट को मैं आपको डिटेल से समझा दे रही हूँ, अदरवाइज आप समरी पढ़ोगे ना तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा टेक्स्ट में से तो आप नहीं बता पाओगे। इसीलिए मैंने प्रेफर किया है कि आपको टेक्स्ट ही पढ़ा दूँ बजाय समरी के। अदरवाइज मैं आपको 5-5 मिनट की समरी जो है पूरे टेक्स्ट की बता देती, वो इजी हो जाता, लेकिन समरी से चीज़ें आपको डिटेल क्लियर नहीं होती। अब यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही हैं कि कौन सा नेचर कितने दिन तक काम किया, कैसे वो रहते थे, क्या चीज़ क्या क्या बातें हैं, सब कुछ आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सेवरल ऑफ माई पेपर्स दैट माई फ्रेंड्स आर रोजर amidst all his good qualities is something of, फिर पढ़ने लगी मैं, खैर चलिए यहाँ से देखते हैं। मैंने अपने कई लेखों में देखा कि मेरे जो फ्रेंड रहे हैं सर रोजर अपनी तमाम खूबियों के बावजूद कुछ हद तक हास्य व्यंग के भी शौकीन थे, यानी वो ह्यूमरस क्वालिटीज़ भी उनके अंदर थी, यानी कि वो हास्य किया करते थे, लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नहीं और किसी को चिढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बस कि माहौल अच्छा बना रहे इस वजह से किया करते थे, ठीक है। और उनके गुणों के साथ साथ उनकी खामियों में भी एक तरह का असाधारणपन था जो उन्हें विशिष्ट बनाती थी, यानी उनकी कमियां ऐसी नहीं थी कि जिसको आप बहुत ही पिन पॉइंट कर सकते हो बहुत खराब थी, वो भी उन्हें क्या बनाती थी, बहुत ही अलग बनाती थी, बहुत ही असाधारण बनाती थी, ठीक है, बहुत ही विशिष्ट बनाती थी और उन्हें अन्य लोगों से अलग करती थी। ये मनोवृत्ति जो आम तौर पर अपने आप में बहुत ही मालूम बहुत ही मासूम होती थी, उनकी बातचीत को बेहद सुखद, साधारण और मतलब सामान्य से साधारण से रंगों में दिखने वाली समझदारी और सद्गुणों से कहीं ज़्यादा आनंददायक बना देती थी, ठीक है। यानी ऑर्डिनरी कलर्स, यानी वो जो इस तरह से बात किया करते थे, उनके जो हंसी मजाक है, उनकी जो ठिठोली है या उनके नेचर की जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो क्या करती हैं, वो चीज़ों को कैसी बना देती हैं, बहुत ही सुखद और साधारण रंगों में दिखने वाली, बहुत सामान्य सद्गुणों से भरी हुई, बहुत ही आनंददायक क्या बना देती हैं, माहौल को, बातों को, कन्वर्सेशन को बना देती हैं। एज आई वॉज वॉकिंग विथ हिम लास्ट नाइट, जैसे कि मैं उनके साथ कल रात जो है वो टहल रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे वो भला आदमी कैसा लगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ठीक है। और मैं मेरे जवाब का उन्होंने इंतज़ार किए बिना उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपनी ही मेज पर लैटिन और ग्रीक भाषा में अपमानित होने का डर है। इसी वजह से उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने एक खास दोस्त से कहा है कि वो उनके लिए एक ऐसा पादरी ढूंढे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो बल्कि समझदार हो, अच्छा रंग रूप हो, सुरीली आवाज़ हो, उसकी मिलनसार स्वभाव हो और हो सके तो थोड़ा बहुत चौरस भी क्या हो, समझता हो, जानता हो, ठीक है, नॉलेज ऑफ बैक गैमन, ठीक है। वो दोनों लोग रास्ते मतलब कि लेट नाइट जो है क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इन्होंने पूछा कि मैंने जिसके बारे में चर्चा की थी उसके बारे में बताओ, और जवाब सुनने से पहले ही उन्होंने उसके बारे में ये सारा डिस्कशन कर दिया, ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, कि मैंने ये सब कुछ बोला है। अब आइए, अब यहाँ पर वो बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में। माई फ्रेंड says Sir Roger found me out of his gentleman who besides the, यहाँ से देखते हैं कि मेरे मेरे मित्र, ओके, मेरे मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे इस सज्जन से मिलवाया। अब आगे आप बात कर रहे हो किसके बारे में, ठीक, वो जो पादरी है उसके बारे में। तो उस सज्जन से, उस जेंटलमैन से मिलवाया, हु बिसाइड द, यानी कि जो अपेक्षित दान के अलावा, जैसा कि मुझे बताते हैं, एक अच्छे विद्वान भी हैं। हालांकि वे इसे प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी कि वो लर्नेड हैं, विद्वान हैं, गुड स्कॉलर हैं, लेकिन वो इस चीज़ का दिखावा नहीं करते हैं, डोंट शो इट, ठीक, वो उस चीज़ को दिखाते नहीं हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। आई हैव गिवन हिम द पर्सोनेज ऑफ द पेरिस, यानी कि मैंने उन्हें पल्ली का पादरी निवास दे दिया है, ठीक, और क्योंकि मैं उसकी कीमत जानता हूँ इसीलिए मैंने उनके लिए जीवन भर के लिए एक अच्छी वार्षिकी भी तय कर दी है। उन्होंने बताया है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जो ये पैट्रोनेज है उसकी व्यवस्था की, और मैंने उसके लिए गुड एन्युटी ऑफ लाइफ, यानी उसे एक अच्छा पैसा देने के लिए भी मैं तैयार हो गया हूँ, मैं उसे एक गुड अमाउंट भी दूंगा, ठीक है, तो तुम चिंता मत करो। इफ़ ही आउटलिफ्ट मी, यानी कि और जो है मैं उसे दूंगा, और यदि वे मुझसे अधिक जीवित रहते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे लिए उनका सम्मान शायद जितना वे स्वयं समझते हैं उससे कहीं अधिक था। वे
अब 30 वर्षों से मेरे साथ हैं। किसके बारे में बात हो रही है? अभी पीछे मैंने बताया था ना कि जो उनके साथ 30 वर्ष तक थे, यानी वो जो पादरी है उसके बारे में बात हो रही है। तो वो अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो मुझसे भी ज़्यादा जीते हैं तो उनको समझ में आएगा कि उन मेरे मतलब मेरे मन में उनके लिए कितना ज़्यादा सम्मान था, उस चीज़ को वो समझ पाएंगे। जो मेरे साथ 30 वर्षों से भी क्या है, 30 वर्षों से मेरे साथ हैं, और हालांकि उन्हें नहीं पता कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है। उन्होंने इतने समय में मुझसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है, यानी कि वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने काइंड हैं कि उन्होंने अपने लिए मुझसे कभी भी जो कुछ भी है वो नहीं मांगा है। सिर्फ फॉर हिमसेल्फ, यानी टाइम आज एनीथिंग ऑफ मी फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए उन्होंने कुछ भी मुझसे नहीं मांगा है। हालांकि वे हर दिन मेरे किसी न किसी किराएदार, अपने पल्ली वासियों के लिए मुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। यानी कि वो जो है अपने जो पल्ली वासी हैं, यानी कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। देयर हैज़ नॉट बीन अ लॉ सूट इन पेरिस सिंस ही हैज़ लिव्ड अमंग, यानी कि आगे वो बताएंगे, उनकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि जब से वो वहां पर आए हैं तब से वहां पर पल्ली में कोई मुकदमा नहीं हुआ है, और यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो वे निर्णय लेने के लिए उनके पास जाते हैं। यदि वे उनके निर्णय से सहमत नहीं होते तो मुझे लगता है कि ऊपर 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ होगा, तो वो मुझसे अपील करते हैं। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं अपील टू मी, यहाँ पर वो बता रहे हैं उस पादरी के बारे में कि वो इतना अच्छे हैं कि वो 30 साल तक से मेरे साथ रहे हैं। अगर वो मुझसे भी ज़्यादा जीवित रहेंगे तो वो इन चीज़ों को समझेंगे कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ, उनके लिए कितना कर रहा हूँ। और वो जो है आगे बोल रहे हैं कि उनकी क्वालिटी तो ऐसी है कि वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, उनके जो लोग हैं सिर्फ हमेशा उन्हीं के लिए मांगते हैं, और लोग भी उनका उतना सम्मान करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी केयर करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद ही इतने ज़्यादा लर्नेड हैं, वो सारे मामलों को सुलझा देते हैं। और कोई शायद ही 30 सालों में एक आध दो मामला ऐसा आया होगा कि लोग उनकी बात नहीं माने होंगे, अदरवाइज सभी बातें उनकी लोग मानते हैं। और जो 1-2 मामले हैं, बस 30 सालों में सिर्फ और सिर्फ 1-2 मामले यानी ना के बराबर मेरे पास पहुंचे हैं। बाकी सारे के सारे मामले खुद ही वो सेटल कर लेते हैं, यानी खुद ही उसका डिसीजन वो दे देते हैं, और लोग जो है मान भी जाते हैं, कोई डिस्प्यूट भी नहीं होता है। एट हिज फर्स्ट telling with me I made him a present of all the good sermons which, आगे वो बताएंगे, ठीक है, कि क्या हुआ कि कोई ऐसा नहीं होता कि कोई सहमत नहीं होता, और अगर 1 आध बार ऐसा हुआ है, यानी 30 साल में सिर्फ 1-2 बार ऐसा हुआ, तो लोग मेरे पास आए हैं। और मेरे साथ उनके पहले समझौते पर मैंने उन्हें सभी का उपहार दिया था, अच्छे उपदेश जो अंग्रेजी में छपे हैं, और उनसे केवल यही प्रार्थना की गई है कि वे हर रविवार को उनमें से एक उपदेश के रूप में उपदेश दें। यानी जो भी सरमन्स रहे हैं, उन सरमन्स में से, ये जो सरमन्स रहे हैं उनके, उन सरमन्स में से एक सरमन यानी एक अच्छा उपदेश जो है वो एवरी संडे क्या करें, दें, बताएं। अकॉर्डिंगली ही हैज़ डिजाइंड देम इनटू सच अ सीरीज, और उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो उसको श्रृंखला को ही क्या कर दिया, समाहित कर दिया, डिजाइन कर दिया कि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का अनुसरण करते रहें और व्यवहारिक दिव्यता की एक सतत प्रणाली क्या है, बनाते रहें। ठीक है, यानी वो किस तरह से उनके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, किस तरह से वो बातें मानते थे, किस तरह से लोग उनके रहने पर सारे मैटर्स क्लियर हो जाते थे, बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं होता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसके बारे में बताई है। आगे देखिए, सर रोजर वॉज गोइंग ऑन इन हिज हिस्ट्री, द जेंटलमैन वॉज वर टॉकिंग टू केम अप टू अस। यहाँ से देखते हैं कि सर रोजर अपनी कहानी सुना रहे थे, तभी जिस सज्जन की हम बात कर रहे हैं वे हमारे पास आए, और जब नाइट ने उनसे पूछा कि कल कौन उपदेश देने वाला है, ठीक, यानी कल कौन प्रीच करेगा, कल कौन उपदेश देगा, यानी किसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, बताइए, उस पादरी के बारे में बात कर रहे थे ना, ये दोनों लोग रात में टहलते हुए, तो ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी जो है वो पादरी आ जाते हैं और उनसे जो है सज्जन पूछते हैं, वो नाइट पूछते हैं कि कल कौन उपदेश देने वाला है। तो फॉर इट वॉज सैटरडे नाइट, क्योंकि वो सैटरडे नाइट थी, टोल्ड अस द बिशप ऑफ सेंट एसप्स इन द मॉर्निंग, और तब क्या होता है वो बोलते हैं, तो उन्होंने बताया कि सुबह सेंट आसफ के बिशप और दोपहर में सेंट साउथ उपदेश देंगे। फिर उन्होंने सिर्फ संडे की बात पूछी थी कि कल कौन उपदेश देगा, और वो इतने ज़्यादा वेल मैनर्ड, वेल एडुकेटेड और वेल मैनेजेबल थे कि उन्होंने सारी चीज़ें इतने अच्छे से
मैनेज करके रखी थी कि उन्होंने पूरे होल 1 ईयर यानी 1 ईयर का पूरा जो प्रोग्राम है वो हमारे सामने रख दिया। यानी सोचिए उनकी प्रिपरेशन कैसी रही होगी कि उन्होंने सिर्फ संडे के बारे में पूछा कि संडे को क्या होने वाला है, कौन उपदेश देने वाला है, तो उन्होंने एक-एक करके पूरे के पूरे 1 साल के लोगों का नाम बता दिया कि 1 बाय 1 कौन-कौन देने वाला है। अब इनमें ये कुछ नाम है जो आप देख लीजिए, जो कि उन्होंने नाम जो है वो दिए थे कि कौन-कौन देने वाला है। यानी आर्क बिशप टिलोटट्स हैं, बिशप सैंडर्स हैं, डॉक्टर बैरो हैं, डॉक्टर कैलमी हैं और कई जीवित लेखकों के नाम इन्होंने बताए थे। ठीक है, जो क्या करेंगे, प्रवचन प्रकाशित किए हैं जिन्होंने। जैसे ही मैंने इस आदरणीय व्यक्ति को उपदेश पीठ पर देखा, मुझे अपने मित्र का यह आग्रह बहुत पसंद आया कि वे अच्छे रूप और स्पष्ट वाणी की योग्यता रखते हैं। उन्होंने बताया था ना, डिस्कस किया था कि वो जो क्लैरेजी हैं बहुत ही क्लियर वॉइस और गुड एस्पेक्ट वाले हैं। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर उनको देखा, तुरंत वो चीज़ें मुझे मेमोराइज हो गई, मुझे याद हो गई कि मेरे फ्रेंड ने वो सारी चीज़ें मुझसे कही थी, वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई, क्योंकि मैं उनके आकर्षक रूप और भाषण, साथ ही उनके द्वारा लिखे गए प्रवचनों से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा समय कभी नहीं बिताया। ठीक, यानी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ था उनके प्रवचनों से। A sermon respected after the manners in like comparison of a poet in the mouth of graceful actor I could। ठीक, आगे वहां से देखते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मुझे लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा समय कभी नहीं बिताया था। इस तरह दोहराया गया उपदेश किसी सुकुमार अभिनेता के मुख से कवि की रचना के समान लगता है। ऐसे लगता है कि पोएट इन द माउथ ऑफ ग्रेसफुल एक्टर। ठीक, एक पोएट जो ग्रेसफुल एक्टर के रूप में क्या कर रहा हो, चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हो, पढ़ रहा हो, वैसा लगता है। आई कुड, यहाँ से देखते हैं, मैं जो है बिल्कुल दिल से, दिल की गहराइयों से क्या करना चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ कि हमारे देश के और भी पादरी इस उदाहरण का अनुसरण करें। यानी ये जो क्लैरिजी हैं, जिस तरह से ये जो पादरी हैं जिस तरह से हैं, इसी तरह से इनका भी लोग क्या करें, इनका इनका एग्जाम्पल लें और इसी तरह से इनकी तरह क्या करें, वो लोग भी जीवन व्यतीत करें और इनका अनुसरण करें और अपनी मेहनत भरी रचनाओं में अपनी ऊर्जा ना बर्बाद करें। यानी कि जो सरमन्स हैं उसको लिखने में वो लोग अपना टाइम ना वेस्ट करें कि नए नए सरमन्स को लिखें। नहीं, जो सरमन्स हैं उन्हीं को वो अपने तरीके से और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी महान गुरुओं के द्वारा, जो गुरुओं ने पहले चीज़ें लिखी हैं वो बेकार नहीं है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। ग्रेटेस्ट मास्टर के द्वारा जो सरमन्स लिखे गए हैं, सरमन्स मीन्स उपदेश, तो उन्हीं उपदेशों को वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या करें, आसान शब्दों में लोगों के सामने बहुत ही शिक्षाप्रद तरीके से क्या करें, प्रेजेंट करें, ये ज़्यादा शिक्षाप्रद होगा। ठीक है, तो ये सारा था जो कि आपको मैंने बताया है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी, अदरवाइज वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बायोग्राफी एंड सर रोजर एट कावरले वाला जो ये पार्ट है ये कैसा लगा, मुझे ज़रूर डिस्कस करिएगा। मैं आपको कल जो है वो विल विम्बल वाला भी कंप्लीट करवा दूंगी, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 1 हफ्ते का गैप हो गया ना, ये आप मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है मुझे। लेकिन हाँ, मैं चाहे रात जगूँ चाहे दिन जगूँ, डजेंट मैटर, मैं आपका कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि जिन भी लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, मैं उस ट्रस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा सिचुएशन बन गई थी, इस वजह से गैप हो गया, अदरवाइज आप देखो कि मैं कभी भी गैप नहीं करती हूँ। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। और कैसा लगा क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू so much for watching. Bye bye and take care everyone.